देखिए साहब, मैं एमआईएम में शामिल नहीं हो रहा हूँ। इसको वायरल जितने करते हैं ये मेरे पे किस्म का दबाव है। मेरे ऊपर कुछ एफआईआर भी कर रहे हैं, मुझे जेल भेजने की भी तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है? कल भी मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, पैराडेमिक लगा के, तमाम चीज़ें करके। क्यों हो रही थी ये? कौन कौन इसके पीछे हैं मुझे पता है। मैं जब तक पुलिस स्टेशन में था, कई फ़ोन वहाँ पे आ रहे थे कि मुझे गिरफ़्तार करके रिमांड कर दो, इसलिए कि आने वाले जुमा को फिर मस्जिदों की कोई आवाज़ ना उठाए, आप जेल में रहें, कोई तंजीम ना आए। लेकिन मैं अगले जुमे को भी जाऊँगा इंशाअल्लाह, अगले जुमे को भी एहतजाज करूँगा, फिर गिरफ़्तार होऊंगा। मस्जिदों के लिए मुझे जेल में भी बंद करेंगे, मैं आवाज़ उठाऊँगा और सारे तंजीमों से मैं कहूँगा कि आप लोग एहतजाज कीजिए, मैं भी आऊँगा आपके साथ। अल्लाह के घरों का मामला है। सलीम साहब, हर पार्टी वाला पूरा एक बन के लड़ रहे हैं, उनके मसले जो भी होंगे। आप बोलते हैं कि मुसलमानों की एक जमात है, वो जमात में भी जाके आप लोग लड़ सकते हैं ना, पूरे मिल के सेक्रेटरी की मस्जिदों के भी लड़ सकते हैं। हर कोई बोलते तो अपना अपना एक हो जा रहे, लेकिन आप क्यों एक नहीं हो रहे? एमआईएम से मिल के भी लड़ सकते हैं ना आप लोग। देखिए, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं एमआईएम के, वो पॉलिसीज़ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। मैं खुद एमआईएम में एक ज़माने तक रहा। इनके मजलिस में शमूलियत की जो आप बात कर रहे हैं, मैं खुद मजलिस का था। सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं करीब 30 साल मैं जमात का काम किया। मैं रुकने शोरा था, मजलिस का रुकने शोरा, काउंसिल मेंबर, मैं और अहमद पाशा खादरी जो हैं वो। तो मजलिस में शामिल होने का क्या है? वो हम तो कुर्बानियाँ दिए जमात के लिए, मजलिस के लिए। शामिल होने की क्या बात है इसके अंदर? अब जो पॉलिसी है, मौजूदा जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है कि सेकुलर जमातों को एक जगह जमा करने की बजाय सेकुलर जमातों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि बीजेपी मरकज़ से कैसा हटेगी? आवाम से मेरा एक सवाल है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की जो हुकूमत है, मरकज़ी सतह से कैसा ख़त्म होगी? हम बिहार में जाएंगे, एक 5 एमएलए जीतेंगे। हम बंगाल में जाएंगे, 4 एमएलए जीतेंगे। तो क्या मरकज़ से बीजेपी जाएगी, हम तृणमूल को नुकसान पहुंचा देंगे? हम जो है आरजेडी की हुकूमत बनने नहीं देंगे। हम हर जगह जाके बीजेपी की स्टेट हुकूमत को इस्टेब्लिश करेंगे। सलीम साहब, कब तक आप बीजेपी और हिंदू और मुसलमान करेंगे? बीजेपी तो अपने एक मुद्दे पे लेके चल रही है। आप भी अपनी पार्टी के संगत मिलके, एमआईएम की भी बिहार में 5 एमएलए जीते, एमआईएम को भी 4, या बंगाल का इलेक्शन है। मुझे कौन एमआईएम वाले बुलाने वाले? एमआईएम से दावत है, अब एमआईएम में भी जाने वाले थे। बंगाल के इलेक्शन में आपका पूरा तयफुन होगा बोल के। नहीं, गलत बात है ये। बंगाल में जाऊंगा ज़रूर। मुझे बंगाल जाने से रोकने के लिए साजिश हो रही है। मुझे कुछ केसेस में मुझे जेल में डालने की तैयारी हो रही है। शायद मैं जाऊंगा, कभी 2-4 दिन 8 दिन के अंदर शायद मुझे जेल में डालेंगे फिर से दोबारा, जैसा पहले डाले थे मुझे और एक रिपोर्टर को हैदराबाद के, दोनों को जेल में एक फेक मर्डर केस में हमको बुक किए थे। उसी तरीके से फिर मुझे डराने के लिए कि मैं बंगाल ना आऊँ, लेकिन मैं बंगाल जाऊंगा और सेकुलर ताकतों का साथ दूंगा। ये जाएगा। आपके उसमें सेकुलर जमात कौन सी है बोल रहे आप? सारी जो सेकुलर जमातें हैं, जैसे आप जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ जो यूपीए पार्टीज थी, जैसे आम पार्टी हो, आपके जो है महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब की पार्टी है, कांग्रेस है, और आपके जो है आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है। ये जो जमातें हैं जो बीजेपी से लड़ रही है, इन जमातों को एक जगह करने की ज़रूरत है ताकि ये लोग जमा होकर एनडीए को हटाए। मैं जाके 2 सीट 4 सीट जीतने से एनडीए बीजेपी हुकूमत नहीं हटेगी मरकज़ से। देखिए आप, एमआईएम यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी नीड पूरी नहीं कर रही है। एमआईएम के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है मुसलमानों के लिए। खाली वोट दो, सीट जिता दो। कोई नौजवानों को रोजगार के लिए कोई प्रोग्राम है? कभी सुने आप? कभी असेंबली में उठ के अकबरुद्दीन अवैसी बोले कि मुसलमानों को इतने नौकरियां दो, जॉब दो? कभी सुने आप? कभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का आज पूरा लोन जो पैसा सैंक्शन हुआ था पूरा वापस चले गया। सलीम साहब, अब जो सेकुलर जमात ये जो है बोल के आप लोग आम पार्टी की बात बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सेकुलर कैसा बोल के बोलते? आजम खान बोलते थे 9-8 महीने थे जेल में, कोई समाजवादी पार्टी से आवाज़ नहीं उठा रहे। कोई नहीं उठा रहे, बराबर उठा रहे, अभी तक तो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। लेकिन योगी हुकूमत ने उनके ऊपर इतने एफआईआर करे हैं कानूनी तौर पे कि उनको एफआईआरों के अंदर उनको दबा दिया केसों में।
उनकी बीवी का भी हुआ, क्योंकि वो बीजेपी से लड़ने वाले मर्द मुजाहिद हैं। वो लल्लू प्रसाद यादव साहब हैं, बीजेपी से लड़ने वाले मर्द मुजाहिद हैं। आपकी बाबरी मस्जिद की रैली को अडवाणी की उन्होंने रोक दिया था बिहार के अंदर, अपनी हुकूमत की परवाह नहीं की। वो चिदम्बरम साहब हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, उनको जेल में डाला गया, लेकिन हमारी क़यादत को एक नोटिस भी नहीं आती, ना ईडी की रेड होती, ना इनको जो है कहीं एक मामूली केस बुक होता। इनको सारा हिंदुस्तान फिरने की खुली इजाज़त है। तो इससे आपको शक नहीं होता कि कहीं ना कहीं इनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एमपी 2 एमपी से पार्लियामेंट में क्या होगा? हाँ, में सब मुझे बताइए आप। वहाँ तो जितनी ज़्यादा तादाद होगी तो वो हुकूमत बदलेगी। बीजेपी हुकूमत को हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप जैसी भी जमातें हैं, कांग्रेस वगैरह जो भी, इनको आपको ताकतवर करके, ये सबको एक जगह जमा करके उस शैतान को पहले हटाना है जो हिंदुस्तान को, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब तो सलीम साहब आप अकेले हो गए, आपके साथी तकरीबन जने जो एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर लिए, जहाँ जाने का उधर चले गए। आप अकेले कैसा लड़ सकते हैं? कब तक आप बीजेपी बोलते जाएंगे? बड़े मज़े का सवाल किया आपने। जो लोग चले गए उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात थे, बड़े बड़े इल्ज़ामात। उनको बड़ी बड़ी लोग गालियाँ देते थे फेसबुकों के ऊपर, उनको बुरा भला बोलते थे। वो चले जाने से जन्नती हो गए, नेक हो गए, उनके गुनाह माफ़ हो गए अचानक। अब अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी एक वॉशिंग मशीन में डालेंगे और 2-4 चमचे अवेसी डिटर्जेंट पाउडर डाल के मेरे गुनाह माफ़ करेंगे। उसके बाद मुझे भी जन्नत का सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये भी जन्नती हो गए। मेरे को उनकी जन्नत में रहना नहीं है। मैं हक बात बोलता हूँ, बराबर बोलूँगा कि यूपीए के जो पार्टीज़ हैं उन लोगों को एक जगह जमा करो, उनमें फूट मत डालो, उनको ताकतवर बनाओ, ताकतवर बना के बीजेपी का खात्मा करो। पहले आप बीजेपी का खात्मा नहीं करेंगे, हम तो बुलाए बीजेपी को हैदराबाद में, योगी आजा, ओ नरेंद्र मोदी आजा, हैदराबाद में इलेक्शन लड़ के बता, देखते हैं तेरे में दम है तो आजा 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 आजा। आ गए वो लोग। अमित शाह आजा, हैदराबाद में लड़के बता। तो लोग बोले अच्छा आ रहे हैं, हम आ गए। 4 से 48 सीट ले लिया उन्होंने तो आ गए। आप कब जाए? आप हैदराबाद में नहीं रोक सके जनाब बीजेपी को, तो आप जाके जो है मरकज़ में क्या रोकेंगे? मेरे एक जाने से क्या होगा एमआईएम में? बताइए हामिद साहब। मैं एक चले गया तो क्या होगा बताइए? कब तक आप बीजेपी और एमआईएम बोलते रहेंगे? इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये बीजेपी एमआईएम दोनों को बाजू रखो और ऐसे जमातों को प्रमोट करो जो आने वाले दिनों में ये बीजेपी का खात्मा करें। यानी कोसी जमातें वो जो बीजेपी के, सब बीजेपी के खिलाफ जितनी जमातें हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पूरे एक दिख रहे ना? ऐसा दिख रहा आपको? आपको मशकूक कर दिया गया। आपके जहनों में कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पावर में नहीं है। कांग्रेस में खुद लड़ ले रहना सर, लड़ लें दो लोगों को, उनको बिठाओ। बोले मत लड़ लो तुम लोग, बैठो, बोलो उनको बिठाओ। आज कांग्रेस को जब केसीआर ने खरीद लिया, एमएलओ को खरीद लिया, इलेक्शन के बाद टीडीपी को खरीद लिया, नतीजा क्या हो गया कि आज खुद केसीआर तौबा कर रहा है। केसीआर तौबा कर रहा है। आज कह रहा है कि अगर मैं अपोजिशन रखता तो बीजेपी नहीं आती। मैं कांग्रेस और टीडीपी को, एमएलओ को जो खरीदा, इलेक्टेड एमएलएस को, उस वजह से आज बीजेपी आ गई। आज तौबा कर रहा है वो। केसीआर खुद बीजेपी का एजेंट है। अभी आप जो कुछ दिन पहले देखे, किसानों के ऊपर टीआरएस ने एहतजाज किया। जैसे ये दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी से मिले, वापस आके उन्होंने किसानों के खिलाफ जो बिल है उसकी तायद कर दी। अभी जो आरोग्यश्री स्कीम थी वाईएसआर साहब के ज़माने की, जिससे हर आवाम को फ़ायदा पहुंचा उससे, लेकिन अब आके जो मरकज़ की हेल्थ पॉलिसी आई है उसके अगेंस्ट में, उसको साथ देते हुए इन्होंने आरोग्यश्री को ख़त्म कर दिया। एक सलीम साहब, आखिरी आपका, आप एमआईएम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, अगर ये लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ सच्चे हैं लड़ने के लिए और यूपीए पार्टीज़ को एक जगह करने का ये लोग अहद करते हैं, तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं गौर करूंगा कि बीजेपी को हटाने के लिए ये तमाम जमातों को एक जगह जमा करना होगा और इसकी सदारत खुद मजलिस के सदर को करना होगा। सबको मिलाना होगा बैठ के और एक इत्तेहाद फार्म करना होगा इंडिया के अंदर कि हमको बीजेपी को हटाने के लिए, इस हुकूमत को हटाने के लिए आप लोग सब जमा हो जाइए। सबकी गलतियां हैं, कोई जमा दूध की धुली भी नहीं है, सबसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन जितना नुकसान आज मुसलमानों को, सिखों को और दलितों को
आज जितना नुकसान ईसाइयों को सबको बीजेपी से हो रहा है। अब देखिए, अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, चूँकि उसमें सिख कम्युनिटी के लोग हैं। सर्दी में आज कहे 41 आदमी मर गए वहाँ पे, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। क्यों? वो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, किसान। तो आपको, हमको, इनको, एमआईएम को चाहिए कि ये दिल्ली में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, सब पार्टियों से मिलें, सबसे मिलें, सबको एक जगह जमा करके बोलें भाई ये देश को बचाना है, पहले मुल्क को बचाना है, बाद में अपन है। देश बचेगा तो अपन है ना, हमें सब। देश ही नहीं रहेगा तो अपन कहाँ से रहेंगे? देश को बचाने के लिए ये फिरका परस्त बीजेपी आरएसएस को हटाना होगा। लिहाजा उन सबको जा के मिलें, सबको बुलाएं, एक जगह बिठाएं, सबका एक मैनिफेस्टो बनाएं, बना के जो है काम करें। इंशाल्लाह हम भी साथ देंगे। बीजेपी से लड़ने का से बोले तो आप साथ देता हूँ बोल के बोल रहे। एमआईएम बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे कि अलायंस पार्टी थी, वो पार्टी अब एमआईएम दोनों मिल गए तो आप मिलने को तैयार हो गए बोल। देखिए, सिर्फ कांग्रेस बोल के नहीं, यहाँ पे अब ये ममता बनर्जी के खिलाफ भी जाके लड़ रहे हैं। महाज खोल दिया इन्होंने, वहाँ आरजेडी के खिलाफ जाके इन्होंने लड़ा है। ठीक है, वो होगा क्या? आप एमआईएम में मिलेंगे आप? अगर ये इन पार्टीज़ को, बीजेपी को, एनडीए को हटाने के लिए यूपीए पार्टीज़ का सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह उस टाइम ज़रूर गौर करेंगे। अगर ये पॉलिसी बनेंगी तो बराबर शामिल होंगे, एमआईएम में शामिल होंगे बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी को, आरएसएस को हटाने के लिए बराबर हम कुर्बानी देंगे, बराबर साथ देंगे। बीजेपी सब लड़ रहे ना 100 दिनों में। ये लड़ाई ऐसी नहीं है लड़ाई कि आप लड़ने के लिए सेक्युलर पार्टियों को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। जो भी पार्टियां बीजेपी से लड़ने वाली, उनका जो है आप क्रियाक्रम कर दे रहे हैं। बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो गई है अभी। आने वाले दिनों के अंदर अगर ये जो पार्टीज़ हैं, जो लोकल पार्टीज़ हैं, अगर ये पार्टीज़ ख़त्म हो जाएंगे सपोज़, तो बीजेपी को चैलेंज कौन करेगा? अनचैलेंज पार्टी हो जाएगी, वही रहेगी इक़्तिदार के अंदर। 316 मसाजिद हिंदुस्तान के तारीख़ी मसाजिद वीएचपी संघ परिवार की लिस्ट के ऊपर है, जिसमें से 2 के मुकदमात अब चल रहे हैं, 14 के दिन पेशी है ये यहाँ पे। तो बताओ, इन हालात के अंदर हमको सिर्फ बीजेपी आरएसएस को यहाँ से भगाना है। उसके लिए अगर ये निकल के, बैरिस्टर साहब अगर निकल के उन जमातों को एक जगह जमा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, तो बराबर निकल के लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। ये बयानबाजी से नहीं होगा काम। ज़बानी जमा खरच से जो है मिल्लत के मसाइल हल नहीं होते, और ज़बानी जमा खरच से मुसलमानों के लिए एक मैनिफेस्टो देना होगा। पुराने शहर के मुसलमान आज परेशान हैं। आज दवाखानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं फिरते रहता हूँ दवाखानों को, वहाँ दवाई नहीं है, टेस्टें बाहर से लिख के दे रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे जो है प्रॉब्लम में हैं लोग। कई आप देखिए 80% आप जाके हैदराबाद का सर्वे कीजिए, 80% मुसलमान परेशान हैं। तो ये चीज़ है कि मुसलमानों के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत है, एक मैनिफेस्टो की ज़रूरत है, उनके कारोबार के लिए, उनको डबल बेडरूम मकानात के लिए, उनको जो है गवर्नमेंट से माइनॉरिटी लोन्स दिलाने के लिए। कोई स्कीम नहीं चल रही है माइनॉरिटी की। 1000 करोड़ सैंक्शन होते हैं, 25% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, गवर्नमेंट से बजट नहीं आ रहा, पूरे स्कीमा ठप, किसी को कोई लोन नहीं मिल रहा। पुराने शहर में सूद का कारोबार उरूज के ऊपर है। आप जाके चार मीनार से लेके शालीबंडा, नया पुल, पूरा आप जाके सर्वे कीजिए, लाड़ बाज़ार वगैरह, हर किसी के पास सूद की कापी मिलेगी, सूद में मुलविस है। दवाखाने में आप जाके देखिए क्या हालत हैं, उस्मानिया के हालत देखिए आप जाके, कैसा लोग पड़े हुए हैं नीचे, दवाओं की चिट्ठियाँ हाथ में हैं, खून का बैग लेके आओ, दवाई लेके आओ, फलां लेके आओ। तो ये लोग जाके जो है गवर्नमेंट को जो है मेडिकल के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि भाई इनको मेडिकल प्रोवाइड करो, इनको जो है दवाखाने के अंदर दवाई क्यों नहीं दी जा रही, दवाई बाहर से क्यों लिख रहे हैं। टेस्ट 7,000 का, 10,000 का, ये बंडी पे काम करने वाला, फुटपाथ पे काम करने वाला 10,000 का टेस्ट कहाँ से करवाएगा। आप जाके देखिए, आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यू गो एंड फाइंड आउट। तो एमआईएम को चाहिए कि मुसलमानों के लिए एक जामे प्रोग्राम लेके आए। ये नहीं है कि हम जीत गए, हम जीत जाएंगे। आप ही जीतेंगे। जीत के फ़ायदा क्या है मुसलमानों को? आप मुसलमानों को क्या मिल रहा है बताइए आप मेरे को। ये एक पर्टिकुलर माफिया है, ये लोग ही पैसे वाले हो रहे हैं। एमएलएस करोड़पति अरबपति हो गए, कारपोरेटर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, तालाबें कब्जा हो गए, करोड़ों रुपए की तालाबों पे प्लाटिंग हो गई, बारिश आ गई, हैदराबाद डूब गया। कौन जिम्मेदार है इसके? वफ़ के ज़मीना हज़ारों करोड़ के तबाह हो गए ना। आप भी मानते हैं, कहाँ के ज़मीना, कैसा जो हमारे असलाफ रखे गए ज़मीनों से क्या फ़ायदा हो रहा बताइए आप। वक्फ बोर्ड के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? एमआईएम के लोग हैं, पूरी कमेटी उनकी है। तो मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से फ़ायदा होना या नहीं होना? एयरपोर्ट में 1200 एकड़ ज़मीन चलेगी, कोई एग्रीमेंट नहीं आज तक। एयरपोर्ट पे मस्जिद शहीद कर दिए, मस्जिद उमर फारूक,
कुछ नहीं, वो दोबारा नहीं मिली मस्जिद हमको। सेक्रेटरीट की मसाजिद है, खाली तयखून तयखून तयखून। अब तो कम से कम बोलो, सीएम को बोलो कि चलो भाई फौरी वहाँ पे रखो, या तो ज़मीन हमारे हवाले कर दो, हम बना लेते जाके वहाँ पे मस्जिद। हम हुकूमत के पैसों के मोहताज नहीं हैं मुसलमान, हम अपने पैसों से बना लेंगे, अपन खोदेंगे गड्ढे वहाँ पे, अपन बनाएंगे ईंटें लगा के, बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी तकरीर में बोले कि सीएम केसीआर मुझे बोले कि अकबर साहब आप बेहतरीन नक्शा बनाओ बोल के। मैं बना दिया, नक्शा तैयार है। अब कब तक नक्शा तैयार रहेगा भाइयों, कब तक? जो नक्शा लेके आओ, जाओ बनाओ, फौरी सीएम को लेके जाओ, चालू करो काम वहाँ पे, फौरी जो है मस्जिद को बनाओ।